तो अगर पहले हैदराबाद का परिचय ही देखें तो हैदराबाद है कहाँ? हैदराबाद में है। जैसे जम्मू कश्मीर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वैसे ही हैदराबाद एक रियासत है। अगर इसका परिचय देखें कि क्षेत्रफल कितना है तो लगभग 80,000 वर्ग मील में यह फैला हुआ है। फिर अगर हैदराबाद की जनसंख्या देखी जाए तो कितनी जनसंख्या है? लगभग 1.5 करोड़ के आसपास यहाँ जनसंख्या है। और इनमें आप पाएंगे 80 या 85% जनसंख्या हिंदू है और 15% मुस्लिम जनसंख्या है। हालांकि जब हम 85-15 करते हैं तो इसका मतलब एक ही है कि 100 करना चाहते हैं इसलिए, नहीं तो निश्चित रूप से कुछ अन्य धर्म को मानने वाले लोग रहे होंगे जिनकी संख्या बहुत कम है। इसके अलावा यहाँ जो शासक वर्ग है वो कौन है? शासक है मीर उस्मान अली। और हैदराबाद के शासक को कहते क्या है? निजाम कहते हैं। किसे दिया जाता है हैदराबाद को स्वतंत्र प्रांत के निर्माण का श्रेय? चिन कुलिच खां को। उसी ने स्वतंत्र हैदराबाद बनाया और तब से निजाम शाही चल रही है। और ये उसी में 7वीं पीढ़ी का व्यक्ति है, यानी जब चिन कुलिच खां आया तब से, और बहुत लंबे समय से आप पाएंगे कि ये वहां का निजाम है। 1911 में वहां का शासक बना है और 47 यानी कि 36 वर्षों से यह वहां का निजाम है। और उस समय 36, 40, 50 वर्ष तक लोग होते ही थे अगर शासक बन गए। ये आपको दिखेगी यहाँ की मुख्य विशेषता है। इसके अलावा सामान्य रूप से आपको पता ही है कि मीर उस्मान अली एक बहुत अमीर व्यक्ति था, और अमीर होने के साथ साथ किस तरह का व्यक्ति था? कंजूस व्यक्ति भी था। हालांकि उसके जो विवरण है थोड़े से अतिशयोक्तिपूर्ण लगते हैं, लेकिन लेपियर कॉलिंस ने हूबहू वैसा ही लिखा है जैसे कल हमने चर्चा की थी। यह इतना कंजूस व्यक्ति होगा, हो भी सकता है, स्वभाव है अपना अपना। अब देखिए वहां कैसे जटिलता आई। पहले हम लोग जटिलता समझते हैं, फिर देखेंगे विलय हुआ क्या, हुआ कैसे। यानी अगर हैदराबाद एक रियासत है तो यहाँ अनेक स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब है भागीदार वर्ग है जिनके हित वहां है, और उनके ही आपसी संघर्षों से हैदराबाद का विलय तय होगा। अब कौन कौन से भागीदार वर्ग हैं और किस तरह से उनके बीच प्रतिस्पर्धा हो रही है? देखिए, एक तो भागीदार वर्ग में सबसे प्रमुख निजाम ही है। चलिए आप अनुमान करिए और कौन कौन हो सकता है। एक और, चलिए भारत संघ, फिर दूसरा जिन्ना यानी पाकिस्तान, 3 हो गए। और वहां एक राजनीतिक दल भी है जिसका नाम है इत्तिहाद उल मुसलमीन। इसके अलावा आप पाएंगे कि वहां साम्यवादी विचार भी प्रभावी हो रहा है। और इसके अलावा कोई स्टेक होल्डर वैसा तो नहीं है, लेकिन माउंटबेटन की भी थोड़ी बहुत भूमिका होगी। गवर्नर जनरल, इतने स्टेक होल्डर हैं, इन्हीं सब के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा होगी और यहाँ का विलय तय होगा। जैसे निजाम अगर देखा जाए इस समय है कौन, तो निजाम है मीर उस्मान अली।
जो भारत संघ का नेतृत्व कर रहे हैं वो कौन है? भारत संघ की तरफ से नेगोशिएट कर रहे हैं सरदार पटेल। पाकिस्तान की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा है वो है जिन्ना। अब इसमें एक नेता आएगा आगे चलकर इत्तेहादुल मुसलमीन में, कासिम रिजवी। ध्यान रखना, कासिम रिजवी इसका संस्थापक नहीं है। कासिम रिजवी इससे जुड़ा हुआ एक नेता है जो बाद में, वैसे ये पार्टी 1927 में बन गई थी और ये बात हो रही है लगभग 1946-47 की। बाद में कासिम रिजवी का नेतृत्व आएगा। किलेदार करके एक नेता है, उन्होंने पार्टी की स्थापना की है। और फिर गवर्नर जनरल है इस समय माउंटबेटन। और साम्यवादी विचार में केवल ध्यान रखना है कि इस तरह के कार्यकर्ता उस समय बहुत प्रसार पा रहे थे। अब देखिए, इतने स्टेक होल्डर हैं तो जाहिर सी बात है कि इनमें सब की मांग क्या है, अलग अलग है। सब हैदराबाद के भविष्य को अपने अपने हिसाब से व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे निजाम है, निजाम क्या चाहता है, हैदराबाद का क्या भविष्य हो, स्वतंत्र हो। यानी मीर उस्मान अली चाहता है कि हैदराबाद स्वतंत्र देश के रूप में कार्य करे। यानी वह ना तो पाकिस्तान में विलय चाह रहा है, ना तो भारत में विलय चाह रहा है। उसकी इच्छा यह है कि विलय होना चाहिए, विलय की बजाय क्या होना चाहिए, स्वतंत्र अस्तित्व बना रहे। वहीं भारत संघ के सरदार पटेल हैं। सरदार पटेल क्या चाह रहे हैं कि भारत संघ में इसका विलय हो जाए। भारत संघ में विलय। जिन्ना क्या चाहता होगा? क्या पाकिस्तान में इसका विलय संभव है? नहीं है। तो ये चाहता है कि हैदराबाद स्वतंत्र रहे। ये भी स्वतंत्र रहने की बात कर रहा है और इसने दो तरह से कहा। एक तो यह स्वतंत्र है, दूसरा जिन्ना ने कहा कि हैदराबाद मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। कुछ अच्छे या बुरे उदाहरणों से कुछ सीखा जा सकता है। जैसे जिन्ना बहुत बुरा व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे ये सीख सकते हैं कि अगर एक लक्ष्य पर ध्यान लगा दिया जाए तो फिर चीजें उसके अनुकूल घटित होने लगती है। इसने कभी भी अपना ध्यान सांप्रदायिकता से नहीं हटाया। जब एक बार लगा दिया 30 के दशक के बाद, तो आप पाएंगे हर व्याख्या इसकी वैसी ही है कि कैसा देश बनेगा, तो मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। और ये तब कह रहा है जब वहां मुस्लिम जनसंख्या कितनी है, केवल 15%। अगर उल्टा होता तो एक बार कह सकते थे कि 85% मुस्लिम है, 15% हिंदू है, तो मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। जबकि है उल्टा, 15% ही मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम जनसंख्या है। फिर किस आधार पर यह कह रहा है कि मुस्लिम राष्ट्र बनेगा? शासक वर्ग के आधार पर कि निजाम है और निजाम को उस पहचान का आधार बनाया। इत्तिहाद उल मुसलमीन आप पाएंगे कि इसने सहयोग किया किसका? नवाब का या निजाम का। इसने निजाम का पक्ष लिया और जाहिर सी बात है निजाम का पक्ष अगर लेगा तो यह भी चाह रहा है कि हैदराबाद स्वतंत्र हो। साम्यवादी विचार, जाहिर सी बात है ये यहां साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं। इनका अलग कार्यक्रम चलता है हर जगह साम्यवादियों का। कुछ भी हो रहा हो देश दुनिया में, इनकी नजर कहां होती है? क्रांति अगर हो जाता तो ठीक रहता, और हो नहीं पाती है क्रांति आमतौर पर। एकाध जगह हो गई, जबकि भारत में लोगों ने कहा कि क्रांति के लिए बहुत मुफीद जगह है, फिर भी साम्यवादी यहां बहुत सफल नहीं हो पाए। जैसे साम्यवादी समाजवादी कहने का मतलब है
जो निम्न वर्ग की राजनीति करते हों, किसानों की, मजदूरों की। और भारत में किसान एवं मजदूरों की संख्या खूब है, तब भी ये सफल नहीं हो पाए। क्या वजह रही होगी, क्यों साम्यवादियों को यहाँ सफलता नहीं मिली? एक तो ये है कि चलिए, एक्सट्रीम दशा अगर होगी तो क्रांति होगी, लेकिन इसके अलावा धीरे धीरे साम्यवादियों ने और तरीके तो अपना ही लिए थे। या आजादी के बाद भी साम्यवादियों को इतनी सफलता या पहले भी क्यों नहीं मिली, जबकि भारत में मजदूर और किसानों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई और एकता का अभाव था। मूल वजह और क्या हो सकती है? राष्ट्रवाद की भावना थोड़ी सी कमजोर रही। एक तो यह है, ये सारे पक्ष ठीक हैं, लेकिन साथ ही आप पाएंगे कि इनके जो प्रतिस्पर्धी हैं वो इनसे अधिक कुशल थे। जैसे ये भी किसान मजदूर की राजनीति कर रहे हैं, भारत में अकेले ऐसे नेता हुए जिन्होंने कई लोगों का कैरियर खराब कर दिया, वह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भी मजदूरों और किसानों की बात की, ये भी मजदूर किसान की बात कर रहे हैं। और ज्यादा अपील कौन कर रहे थे? गांधी। क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये कहते थे मार्क्स ने ऐसा किया है। किसानों को पता ही नहीं चलता था कि मार्क्स क्या है, समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, क्रांति क्या है, सर्वहारा क्या है, बुर्जुआ क्या है। और गांधी जी कहते थे कि नील किसानों की समस्या है तो उनके साथ जाएंगे। तो गांधी ने किसानों से किसानों के मुहावरे में बात की, साम्यवादियों ने किसानों से साम्यवादी मुहावरे में बात की। तो जाहिर सी बात है कि अधिक कनेक्ट गांधी कर गए, तो उनका जो क्लाइंट था वो सब गांधी के साथ चला गया। तो इसलिए आप पाएंगे कि समस्या हुई। ऐसे ही जिन्ना का भी कैरियर गांधी जी ने ही खराब किया था। जब तक गांधी जी नहीं आए थे, जिन्ना को पूरा भरोसा था कि ये बूढ़े नेता अब जाएंगे, फिरोज शाह मेहता जाएंगे का मतलब ऊपर जाएंगे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, और इसके बाद मैं ही नेता बनूंगा। और संयोग से वो दोनों चले भी गए 1915 में। तो जिन्ना मुतमईन था कि नेता बनना उसका तय है। लेकिन तभी फिर एंट्री उसी समय हो गई महात्मा गांधी की, और 15 में वो आए और तब से इन्होंने धीरे धीरे केंद्रीय राजनीति पर कब्जा कर लिया। जो कि जाहिर सी बात है कि गांधी की प्रतिभा का उसमें योगदान है या केवल संयोग से हुआ होगा? प्रतिभा का योगदान है। उन्होंने ऐसी पद्धति अपनाई कि लोगों को जोड़ लिया। जैसे जिन्ना एक बहुत शूटेड बूटेड व्यक्ति था, गरीब लोगों से जुड़ने की क्षमता उसमें कम थी, जबकि महात्मा गांधी विशुद्ध राजनेता हैं। विशुद्ध राजनेता कहने का मतलब है कि राजनीति में सफल होने के लिए चतुर होना आवश्यक है। अगर आप केवल ये कहें कि मैं बहुत अच्छा मनुष्य हूं, तो भजन करिए, अच्छे मनुष्य हैं तो। राजनीति में आपके पास यह कौशल होना चाहिए कि आप जन मनोविज्ञान को समझ पाते हो कि किस समय जनता आपके साथ आने के लिए तैयार है, किस समय जनता आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, आप बहुत उदारता से अपनी आलोचना को स्वीकार कर पाते हो। बुरा तो लग रहा हो, लेकिन बोलना नहीं है कि बुरा लग रहा है, सही समय पे इसको सेटल कर देना है। इसके अलावा यह भी कला आप में होनी चाहिए कि कितना भी दबाव और प्रलोभन हो, एक कोई, जैसे लोहिया कहते थे कि कुछ तो होगा जिसके नीचे नहीं गिरोगे, यह ऐसा है कि गिरने की कोई सीमा ही नहीं है। तो अगर एक बुनियादी पक्ष कोई है और लोगों को यह विश्वास है कि कुछ भी हो जाए ये नेता इसके नीचे नहीं जाएगा, अगर जनता में ऐसा विश्वास हो गया, तो आप पाएंगे कि उनके लिए सफल होने की संभावना बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि जनता का वर्ग खुद समर्थन उसे दे रहा है, नेता समर्थन ले नहीं रहा। और गांधी इन सब में बहुत परिपक्व व्यक्ति हैं। उन्होंने ऐसी कार्यशैली अपनाई, जैसे आप पाएंगे कि किसी भी परिवेश में सफल होना है तो वहां के परिवेश को समझना बहुत आवश्यक है।
महात्मा बुद्ध पूरी दुनिया में बहुत सफल हुए, जबकि उनका केंद्रीय सिद्धांत कितना सरल है कि संसार दुखमय है, किसके जीवन में दुख नहीं है। हर व्यक्ति बुद्ध से अपने आप को कनेक्ट कर लेगा अगर एक बार उसने बुद्ध के उपदेश को सुन लिया। बुद्ध कहेंगे कि मुझे पता है आपके जीवन में दुख है। लोग कहेंगे अंतर्यामी व्यक्ति हैं, बताओ दुख मेरे जीवन में है, पता उनको है। फिर उनको ये भी पता है कि किसी को सन्यास जीवन में शामिल कर देना बहुत मुश्किल है, कि अचानक से कहें कि जो कर रहे हो वो सब समाप्त करो और भिक्षु बन जाओ। तो उन्होंने मध्यम मार्ग बताया। वैसे ही गांधी है, इन्होंने भी वर्ग समन्वय की बहुत कोशिश की। तो ये साम्यवादी हैं और इनका अलग लक्ष्य है कि कम्यून बनाएंगे, स्वतंत्र कम्यून रहेगा, मार्क्सवादी व्यवस्था चलेगी। और गवर्नर जनरल माउंटबेटन ये भी चाहता है कि हैदराबाद का विलय किसमें हो, भारत संघ में हो। इसने कई बार समझाया। तो अब देखिए, सार रूप में कहें कि एक रियासत है हैदराबाद, जो कि भूभाग की दृष्टि से ठीक ठाक विस्तृत है, 80,000 वर्ग मील में फैला है। सबसे अधिक लोग किस रियासत में निवास करते हैं, तो वह हैदराबाद की ही रियासत है। लगभग 1,60,00,000 लोग यहाँ रह रहे हैं, जिसमें 85% हैं हिंदू, 15% हैं मुस्लिम। जो शासक हैं वो है मीर उस्मान अली, और मीर उस्मान अली निजाम शाही परंपरा से हैं। फिर यहाँ भागीदार वर्ग कौन है, एक तो निजाम ही है जो चाहता है कि हैदराबाद स्वतंत्र रहे। दूसरा भारत संघ है, जिसका नेतृत्व सरदार पटेल कर रहे हैं। भारत संघ चाहता है कि हैदराबाद का विलय भारत में हो। तीसरा पक्ष है पाकिस्तान, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा है। जिन्ना चाहता है कि यह स्वतंत्र है और यह मुस्लिम राष्ट्र के रूप में तैयार हो। फिर एक पार्टी है इत्तिहाद उल मुसलमीन। इत्तिहाद मतलब है एकता, यानी इस्लामी अस्मिता के आधार पर एकता। ये सपोर्ट कर रहे हैं किसे, निजाम को, और चाह रहे हैं कि यह स्वतंत्र देश बने। इसके अलावा साम्यवादी और गवर्नर जनरल है। गवर्नर जनरल माउंटबेटन चाह रहा है कि भारत संघ में विलय हो, किंतु शक्ति के माध्यम से ना हो। ऐसा ना हो कि जबरन ऐसा किया जाए। अब इसी उधेड़-बुन में क्या हुआ, इसने अपने लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रखी थी। इंग्लैंड का सबसे महंगा वकील था उस समय, वाल्टर मोंकटन नाम था। इसने वाल्टर मोंकटन को हायर किया कि अगर हमारा विलय जबरन कराया जाए तो आपको इंग्लैंड में मुकदमा लड़ना चाहिए। फिर बातें आगे बढ़ने लगी और 15 अगस्त की तिथि बीत गई। पहले 25 जुलाई की तिथि बीत गई, फिर 15 अगस्त की भी तिथि बीत गई, और इन दोनों में किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सका। अब अगर आप सरदार पटेल की जगह होते और 3 राज्य ऐसे थे जहां की विलय 15 अगस्त तक नहीं हो पाया, जैसे मान लेते हैं एक जम्मू कश्मीर है, दूसरा जूनागढ़ है, तीसरा हैदराबाद है, तो आपकी प्राथमिकता में क्या होता है, पहले किसका विलय कर लें और किसे बाद के लिए भी छोड़ सकते हैं। जैसे 1, 2, 3 में किसका विलय करना पहले आवश्यक है, एक का कश्मीर का। इसलिए सरदार पटेल को लग रहा है कि ये जाएगा कहां, अगर इसको स्वतंत्र होने का भी मन है तो ख्वाब पालते रहे। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। यानी पता ही है कि हैदराबाद कहें ये मेरा शेर नहीं है, मिर्जा गालिब का है। तो उनको पता है कि अगर कितनी भी कोशिश कर ले तो हैदराबाद स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने ध्यान कहां लगाया, जम्मू कश्मीर पे। हालांकि कई लोग ऐसा कहते हैं, इसको बहुत हिस्टोरिकली प्रमाणित नहीं किया जा सका। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि प्रारंभ में सरदार पटेल इसको लेकर बहुत आक्रामक नहीं थे और उनको लगता था कि अगर जम्मू एवं कश्मीर स्वतंत्र रहने या कुछ और सोच रहा है तो उसे ऐसी आजादी होनी चाहिए। लेकिन जब जिन्ना ने
जूनागढ़ का विलय अपने पक्ष में करा लिया, तो सरदार पटेल की मान्यता जम्मू एवं कश्मीर को लेकर भी बदल गई और उन्होंने तब यह कहा कि अब तो जूनागढ़ तो आएगा ही, लेकिन अब साथ ही और कौन हिस्सा बनेगा, जम्मू एवं कश्मीर भी बनेगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ की बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या वाले क्षेत्र को आप पाकिस्तान में विलय कराना चाह रहे हैं, तो ये तो वैसे भी भारत का अभिन्न अंग रहा है। हालांकि ज्यादातर विद्वान इस बात को नहीं मानते हैं कि पटेल ने कभी यह कहा हो कि कश्मीर स्वतंत्र हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। कई लोग नेहरू जी को बैलेंस करने के लिए भी ऐसा कह देते हैं। है तो आप पाएंगे कि जब इन दोनों में कोई सहमति नहीं बन पाई, तो सरदार पटेल का अधिक ध्यान उस समय कश्मीर पर था। फिर इन्होंने क्या किया कि नवंबर 1947 में एक स्टैंड स्टिल समझौता कर लिया। स्टैंड स्टिल समझौते का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसा है वैसा रहेगा, और एक वर्ष के लिए यह समझौता हुआ। तो इस एक वर्ष के समझौते में यह तय हुआ कि हमारी स्थिति जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। हम ना तो किसी नए तरह का हस्तक्षेप करेंगे और ना ही आपको कोई नया बदलाव करना है। स्टैंड स्टिल का बहुत स्पष्ट समझौता था कि आप भी अपने स्वतंत्र होने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करेंगे। ये नहीं कि सेना बनाने लगे, ये नहीं कि हथियार का आयात करने लगे। आप जैसे थे 15 अगस्त के पहले वैसे ही रहेंगे। जितने अधिकार आपके पास हैं उतने ही अधिकार आपके पास रहेंगे। इसके अलावा एक सहमति यह भी बनी कि दोनों अपने अपने एक प्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त करेंगे। यानी कांग्रेस या भारत सरकार का एक प्रतिनिधि कहाँ रहेगा? हैदराबाद में, जो यह सूचना देता रहेगा कि क्या स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वाइस वर्सा। हैदराबाद का भी एक प्रतिनिधि भारत संघ के किसी हिस्से में रहकर यह सूचना दे सकता है कि वह क्या कर रहा है। तो 1 नवंबर में ऐसा समझौता हो गया, और पटेल की अभी स्थिति यही है कि वो पहले चाह रहे हैं कि कश्मीर का विलय हो जाए, और फिर जैसे ही वहां का विलय होगा फिर धीरे धीरे हैदराबाद के रियासत को भी मिला लिया जाएगा। क्योंकि यह भारतीय भूभाग के भीतर है, इसलिए यहाँ खतरा उन्हें अभी कम लग रहा है। लेकिन आप पाएंगे कि चूंकि मीर उस्मान अली की मंशा ठीक नहीं है, यानी वह नहीं चाहता है कि भारत संघ में इसका विलय हो, उसने जिद कर ली है कि स्वतंत्र करेंगे, तो उसने क्या किया? दुरुपयोग करना शुरू किया। कैसे दुरुपयोग किया? तो इस समझौते के थोड़े समय के बाद ही इसने अपना दीवान बदला, यानी जो इसका सेक्रेटरी था उसको चेंज किया और नया सेक्रेटरी बनाया, जो था तो नालायक लेकिन नाम है लायक, मीर लायक अली। और ये जिन्ना का स्थापित किया हुआ व्यक्ति था, यानी जिन्ना से इसकी बहुत दोस्ती थी। जिन्ना को ये आदर्श भी मानता था और अक्सर कहता था कि कभी अगर इससे दुविधा होती है तो यह दुविधा को समाप्त करने के लिए किसके पास जाता है? जिन्ना के पास जाता है। तो इसने ऐसा किया। तो ये जिन्ना परस्त है, पाकिस्तान परस्त है। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगा। स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगा। इसमें इसने क्या किया कि इसने पाकिस्तान से गोला बारूद मंगाना शुरू किया। इसने पूर्वी यूरोप से अस्त्र शस्त्र मंगाने शुरू किए। बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। यानी साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसी समय आप पाएंगे कि जिन्ना ने क्या किया? और अधिक भड़का दिया। जिन्ना कह रहा है कि अगर हैदराबाद का विलय किया गया तो यह हैदराबाद का विलय तो नहीं होगा,
पूरे देश के मुसलमान भारत संघ के खिलाफ हो जाएंगे। यानी वह मुस्लिमों को उकसा रहा है, उकसा कर कह रहा है कि अगर हैदराबाद के साथ सख्ती हो तो आप जहां कहीं भी हो वहां भारत संघ का विरोध करिए। और इसने हैदराबाद को मुस्लिम केंद्र के रूप में तैयार कराया। यानी ऐसा प्रचार कराया कि हैदराबाद एक ऐसा देश है जो कि मुस्लिमों का देश बनेगा। और ठीक इसी समय जब निजाम के दरबार में मीर लायक अली आया, जब जिन्ना कह रहा है कि हैदराबाद एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के रूप में बनेगा, उसी समय आप पाएंगे कि इत्तिहादुल मुसलमीन का नेतृत्व आ गया है कासिम रिजवी के पास। यह व्यक्ति भी जिन्ना परस्त है। कई प्रत्यक्षदर्शी या समकालीन कहते हैं कि लोगों ने इसे दैत्य की दर्जा दी थी, कि जैसा दानव होता है वैसा ही दानव कौन है, वह है कासिम रिजवी। और इसने एक सेना बनाई थी, वह सेना है रजाकार। यह एक अर्ध सैनिक संगठन है। अर्ध सैनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सैनिक नहीं है लेकिन हथियारबंद कार्यकर्ता है। और लगभग 1 लाख हथियारबंद कार्यकर्ता रजाकार ने तैयार कर लिए और कुल मिलाकर 10 लाख के आसपास उसके पास कार्यकर्ता थे। और फिर इन तीनों ने, यानी मीर लायक अली, जिन्ना और कासिम रिजवी, जो कि इत्तिहादुल मुसलमीन का नेता है, जिसने रजाकार नामक अर्ध सैन्य संगठन की स्थापना की है, इस तीनों ने क्या किया, सांप्रदायिकता को इतना बढ़ाया और इस बात को इतना प्रचारित कर दिया कि यह मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। यहाँ एक साथ अंतः प्रवासन बाह्य प्रवासन दोनों शुरू हो गया। यानी देश के अलग अलग हिस्सों से मुस्लिम आने लगे, कहाँ, हैदराबाद। और हैदराबाद से हिंदुओं का विस्थापन दूसरे प्रांत में होने लगा। और यह कोई कम मात्रा में नहीं हो रहा था, इसलिए ऐसा हो रहा था कि रजाकारों ने हजारों हिंदुओं को गोली मार दी। क्यों? क्योंकि इसके पास 1 लाख लोगों की सेना है और ये चाहता है कि मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। तो इसने अत्यधिक हिंसा की, मार पीट कर लोगों को वहां से भगाना शुरू किया। जब यह बहुत अधिक तेज हो गया तो अचानक मद्रास में हिंदुओं की संख्या बढ़ गई, क्योंकि हैदराबाद से लोग भागकर कहाँ जा रहे हैं, मद्रास की तरफ जा रहे हैं। तो जब ऐसा होने लगा तो मद्रास की सरकार ने नेहरू जी से कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मद्रास को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास पहले ही जनसंख्या अधिक है, रिसोर्स कम है और इतनी अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं कि उन्हें अकोमोडेट करना संभव नहीं है। तो जब नेहरू जी के पास और पटेल जी के पास ऐसी शिकायत गई कि यहाँ समस्या अधिक गंभीर हो रही है, फिर उन लोगों ने विचार करना शुरू किया। इसी बीच जो एक एक व्यक्ति नियुक्त करने की बात हुई थी, तो हैदराबाद में जिनको नियुक्त किया गया था वो है कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, के एम मुंशी। के एम मुंशी ने भी सरदार पटेल को यह रिपोर्ट भेजी कि हैदराबाद के चाल चरित्र से ऐसा लग रहा है कि जरूर यह किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से इसने अस्त्र शस्त्र मंगवाए हैं, बाल्कन देशों से मंगवाए हैं। तो अगर हमने और अधिक देर कर दी तो हो सकता है कि हैदराबाद में और अधिक हिंसा बढ़ जाए। इसके अलावा हिंदुओं के विरुद्ध वहां हिंसा हो रही है। तो अब सरदार पटेल का यह मन हो गया कि शक्ति का प्रयोग करना है और हैदराबाद का विलय कर लेना है। इसमें 2 तरह की समस्याएं हैं। एक समस्या तो माउंटबेटन है। माउंटबेटन कह रहा है कि अभी आपको शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खराब मैसेज जाएगा कि आप नव स्वतंत्र देश हैं और आप सैन्य बल के माध्यम से किसी क्षेत्र को अपने में अधिग्रहित कर रहे हैं। तो सरदार पटेल ने सोचा होगा कि बताओ कैसा व्यक्ति, माउंटबेटन ये कह रहा है कि आप शक्ति के बल पर किसी का क्यों अधिग्रहण कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में अंग्रेजों ने क्या किया है, यही किया है। लेकिन आज कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा करना बहुत अनैतिक है।
बताइए यू टू ब्रूटस, कि आप भी ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा। तो फिर उस समय तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन संयोग से क्या हुआ कि जून 1948 में माउंटबेटन यहां से चला गया, उसका कार्यकाल पूरा हो गया। तो जैसे ही माउंटबेटन यहां से गया, तो अब यह दबाव सरदार पटेल से हट गया कि शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो कोई रोक टोक उसमें लगेगी। इसी बीच जिन्ना ने लगातार मुस्लिमों को भड़काया और ये कहा कि अगर कभी ऐसा हो, और देखिए कैसा रोचक संयोग है कि जिन्ना भड़का रहा है लोगों को कि दंगा करना है अगर विलय हो जाए, ये रोक रहा है, फिर ये चला गया। फिर भारत सरकार ने एक अभियान वहां शुरू किया, जो अभियान कौन सा है, हैदराबाद के विलय के लिए एक अभियान चलाया गया 13 सितंबर को, और ये अभियान है ऑपरेशन पोलो, 13 सितंबर 1948 को। और एक सैन्य अधिकारी हैं जिनका नाम है JN चौधरी। JN चौधरी के नेतृत्व में 13 सितंबर को ऑपरेशन पोलो चलाया, जो कि एक सैन्य कार्रवाई है। इसका नाम ऑपरेशन पोलो क्यों रखा गया? क्या है पोलो? एक खेल है, और हैदराबाद में पोलो के मैदान खूब थे, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ऑपरेशन पोलो। संयोग ऐसा है कि 13 सितंबर को ऑपरेशन पोलो हुआ है और 11 सितंबर को जिन्ना की मृत्यु हुई है। तो पाकिस्तान में आपको पता ही है, हैप्पीनेस इंडेक्स हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि वहां के लोग हमेशा खुश रहते हैं। कुछ नहीं हुआ तो खुद ही खुश हैं कि ऐसा हमने किया है। तो पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं कि वो तो हमारे कायदे आजम नहीं रहे, इसलिए सरदार पटेल की इतनी हिम्मत बनी कि हैदराबाद की तरफ चले गए, नहीं तो जब तक वो जीवित थे क्यों नहीं कर रहे थे ऐसा। और जबकि संयोग है कि 11 सितंबर को उसकी मृत्यु हुई है और 13 सितंबर को ऑपरेशन पोलो चला, नहीं तो जिन्ना से कोई भय हो हैदराबाद के विलय में, ये सब केवल ख्याली पुलाव है। जैसे हम आप ये सोचें कि हम तो ट्रंप की आलोचना करते हैं, वो तो इतना डरता है कि मेरी आलोचना कभी नहीं करता। तो ये सब क्या है, केवल सोच रहे हैं मन में, उसे पता भी नहीं होगा कि कौन व्यक्ति है। तो ऐसे ही पाकिस्तान में ये मैसेज गया, लेकिन तब भी पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि देश में सांप्रदायिक हिंसा होगी। लेकिन जो मीर उस्मान अली इतना स्मार्ट बन रहा था, उसने केवल 4 दिन के बाद ही सरेंडर कर दिया। यानी 17 सितंबर को हैदराबाद ने आत्मसमर्पण कर दिया, रजाकार की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, और फिर हैदराबाद का विलय हो गया। इसी बीच आप पाएंगे कि 17 सितंबर को ही रेडियो संबोधन हुआ है मीर उस्मान अली का। और मीर उस्मान अली देखिए उसमें कह क्या रहा है। मीर उस्मान अली कह रहे हैं कि मैं तो पहले दिन से चाहता था कि हैदराबाद का विलय किसमें हो, भारत संघ में हो। वो तो मुझे गुमराह किया था। गुमराह किसने किया है? तो उसने सारा दोष डाल दिया कासिम रिजवी पे, जो कि इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी का नेता है। वो कह रहा है कि कासिम रिजवी और रजाकार ने गलत तरह से यहाँ सांप्रदायिकता फैलाई, जबकि मैं शुरू से हिंदू मुस्लिम एकता का पक्षधर रहा था। मैं चाहता था कि विलय हो, क्योंकि यही वहां की जनता की इच्छा है। कई लोगों ने कहा कि जो भाषण उसने पढ़ा, वह दरअसल KM मुंशी ने उसे लिख कर दिया था और कहा था कि आपको यही सब पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि जैसे रजाकारों पर कोई कार्रवाई हो, आप पर कार्रवाई हो जाए, और इतनी धन संपदा आपके किसी काम आएगी नहीं। तो फिर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ये इतना अपने राज्य को बचाने के लिए कन्विंस्ड था कि इसने संयुक्त राष्ट्र संघ में शिकायत कर रखी थी हैदराबाद ने कि मैं एक अलग देश हूं, भारत संघ हमें मान्यता नहीं दे रहा। फिर सरदार पटेल ने इनसे पूछा 17 सितंबर के बाद कि क्या लग रहा है कि UN कोई मदद आपकी करेगा या नहीं करेगा। तो फिर इन्होंने कहा कि वहां से आवेदन वापस लेते हैं। फिर 22 सितंबर को वहां से आवेदन वापस ले लिया
और फाइनली हैदराबाद का विलय हो गया। तो ये तो है हैदराबाद के विलय की कहानी। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।